नमस्कार। समाचार फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अश्विनी शर्मा है। दोस्तों, आपने देखा कि हम कुछ दिनों से आपके सामने हिमाचल प्रदेश के कुछ गिने चुने नेताओं को और दूसरी पर्सनैलिटीज को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और उनसे हम सवाल करते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम एक कदम आगे बढ़ते हुए देश की जानी मानी पर्सनैलिटी डॉक्टर विनोद पॉल को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। डॉक्टर विनोद पॉल एक वैज्ञानिक हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं और नीति आयोग के सदस्य हैं। उससे भी इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा जिस तरह से हमारे देश में कोरोना महामारी का संकट पैदा हुआ है और लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, उसमें डॉक्टर विनोद पॉल का रोल बहुत अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनाई गई इमरजेंसी हेल्थ रिस्पांस टास्क फोर्स के हेड हैं और इसी तरह की दो और अन्य समितियों को भी हेड कर रहे हैं। डॉक्टर विनोद पॉल का संबंध हिमाचल प्रदेश से है और इसलिए हमने सोचा कि हम डॉक्टर विनोद पॉल जी से कुछ प्रश्न करते हैं जिसका आपको अत्यंत लाभ होगा। कोरोना महामारी का ग्राफ और जिसको हम एक कर्व कहते हैं वो अब नीचे आने की स्थिति में है और जिस तरह से स्टेप्स लिए गए उसका असर भी दिखना शुरू हो चुका है। हम यही सवाल डॉक्टर विनोद पॉल जी से करेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर विनोद पॉल हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। हमें मालूम है कि आप इस समय बहुत व्यस्त हैं, लेकिन उसमें से कुछ आपने पल निकाल के हमें समय दिया है। हम आपके बहुत बहुत धन्यवादी हैं। डॉक्टर साहब, इस समय जैसे कि मालूम है देश एक ग्लोबल पैंडेमिक जो विश्व की महामारी उससे जूझ रहा है और उसमें आप एक मुख्य भूमिका में हैं। आप एक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, एक साइंटिस्ट हैं और इस समय जो हेल्थ मैनेजमेंट टास्क फोर्स है उसको हेड कर रहे हैं और आपका एक बहुत बहुत अहम रोल है इसमें। डॉक्टर साहब, आप हमें सिर्फ ये बताएंगे इस समय कि इस समय देश में कोरोना वायरस की स्थिति क्या है, जो भी अभी तक कदम उठाए गए हैं। देश में कोविड-19 की महामारी जो है वो कंट्रोल में है। जी। सारे देश ने इसको काबू में रखने के लिए बहुत सारे कदम लिए, बहुत बड़े कदम लिए और उनको प्रभावी तरीके से लागू भी किया। तो अगर हम आपको अपने देश को देखें और कंपेयर करें कि और विश्व में ये महामारी कहाँ तक पहुँची है, तो ये बड़े ही तसल्ली से हम लोग महसूस कर सकते हैं कि ये आउटब्रेक जो है वो लिमिटेड है और उसके नंबर रोज़ बदलते हैं। वो मालूम है थोड़ा नंबर बढ़ भी रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से इतने सख्त कदम लेने से पहले ये बढ़ रहा था, अब उसके ऊपर काबू पा लिया गया है। जैसे कि मैं उदाहरण दूं तो जब ये सारे रिस्ट्रिक्शंस शुरू हुए मार्च के महीने में, फर्स्ट सेकेंड वीक से ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस की बात आई और सोशल डिस्टेंसिंग की मुहिम शुरू हुई वेल बिफोर द लॉकडाउन। तो उस टाइम पे हमारे देश में जो कोरोना वायरस के केसेस थे वो हर 3 दिन में, जैसे 3.25 दिन में डबल हो रहे थे जी। तो आज जितने हैं वो 3 दिन के बाद उससे दुगने हो रहे थे। ये ग्रोथ रेट ऐसा था। अब हम उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं कि क्लियरली अब ये जो डबलिंग है वो 10 दिन में हो रही है और ये भी दिखाई दे रहा है मुझे कि ये 12 दिन में डबलिंग हो जाएगी और शायद उसके भी आगे, जब तक हमारा लॉकडाउन का पूरा फर्क, सारा इफेक्ट जो दिखेगा, जो कि हमें मिड मई तक दिखते रहना चाहिए। 3 मई को तो एक पॉइंट आता है, लेकिन उसके बाद भी वो असर हमें दिखता जाएगा। तो हम 3 दिन से लेके अब हम पहुंच गए हैं 12-14 दिन और आज 10 दिन पे और आगे भी बढ़ेंगे। तो ये जो अचीवमेंट हुई है ट्रांसमिशन चेन को रोकने की, ये सारे देश ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में करके दिखाया, एक जन आंदोलन की तरह करके दिखाया। हेल्थ सिस्टम ने रिस्पॉन्ड करा, हर सेक्टर ने रिस्पॉन्ड करा, हर प्रदेश ने, हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, हर व्यक्ति ने इसमें अपना योगदान दिखाया है और हम अभी तक एक बहुत सेटिस्फैक्टरी सिचुएशन में है। नंबर ऑफ डेथ्स लेते हैं तो भी बहुत बड़ा नंबर नहीं है
बाकियों से कंपेयर करें और नंबर ऑफ केसेस लेते हैं, जैसे लगभग 25,000 केस हैं, 700 750 डेथ्स की बात है आज की डेट में, तो ये बहुत कंट्रोल सिचुएशन है। ये मान के चलिए कि ये जो वायरस है ये बहुत भयानक वायरस है, इससे डर के रहना चाहिए। इन्फेक्ट कर देता है एकदम से जो आसपास होते हैं, और उसके बाद भी इसकी फिर मोर्टेलिटी भी हाई है, और एकदम से बढ़ जाता है। तो जो देश ने अपने आप को बदला, अपने व्यवहार को बदला, सिस्टम को बदला, सोच को बदला, उसमें एक जो भारतवर्ष की सक्सेस है वो सामने आई है। तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, जो एपिडेमिक का कर्व है उसको दबा दिया गया है सबने मिलकर, और आगे जो चुनौती होगी उसको फेस करेंगे मिलकर। जी डॉक्टर साहब, अगर हम दुनिया की जो खबरें आ रही हैं उनको देखें तो एक बहुत भयानक पिक्चर है। जैसे आपने हमें एक्सप्लेन किया कि किस तरह से पब्लिक पार्टिसिपेशन, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उसकी बात करी है कि ये अगर हमें सक्सेस मिली है तो पब्लिक जो पार्टिसिपेशन है, पब्लिक ड्रिवन जो है एक्शन है, उसमें बहुत सक्सेस रही है उस वजह से। लेकिन इसमें आप जैसे लोग या डॉक्टर जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं हमारे, उनका बहुत योगदान है। आप थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि इंडिया में हमारा हेल्थ सिस्टम इतना अच्छा नहीं था, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था, दुनिया में बहुत अच्छे देशों के पास हमसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो इसमें क्या जो चीज़ थी जिसकी वजह से आपने इस पे एक ग्रिप जो है उस पे काबू किया है अभी तक? सबसे पहले तो जो आपने कोरोना वॉरियर्स, कोरोना के योद्धाओं के बारे में अपने शब्द कहे हैं, अपना सेंटिमेंट जाहिर किया है मीडिया की तरफ से, पब्लिक की तरफ से, मैं आपको उसका धन्यवाद भी देता हूं। और उन्हीं शब्दों को आगे बढ़ा के हम सब उन योद्धाओं को हम सैल्यूट करते हैं। हमारी नर्सेज हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, सर्वेलेंस के लोग हैं, आज तो सारे ही जुड़े हुए हैं, सारी व्यवस्था ही जुड़ी हुई है। और सबसे बड़ा तो हम आम आदमी है जिन्होंने इतना अपनी ज़िंदगी में बदलाव दिखाया है, करके दिखाया है। और मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे खबर मिलती है कि हमारे रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण एरियाज़ में इतनी चौकसी है, इतनी अवेयरनेस है। कई तरह से सोचें तो वो शहरी व्यवस्थाओं से भी बेहतर हमें फीडबैक मिलता है। अपने अपने ज़िलों से भी, जहाँ मैंने पढ़ाई करी, भवारना, कांगड़ा, नगरोटा से जब मैं सुनता हूँ, और आप तो ज़्यादा जानते होंगे, तो बहुत अच्छा लगता है कि इसमें सब हम जुड़े हैं कि इस क्राइसिस को हम फेस करेंगे। तो सैल्यूट टू ऑल द कोरोना वॉरियर्स, ऑल पीपल ऑफ इंडिया। जो आपने सवाल किया है कि हम उनसे अलग अभी तक क्यों हैं, देखिए सब देशों ने जब सामने क्राइसिस आया तो उन्होंने कोशिश करी जान बचाने की, और उसके लिए अपने आप को सेक्रीफाइस के लिए प्रस्तुत हुए। कुछ देशों ने ये जो लॉकडाउन जैसी चीज़ लेके आए, एक मैसिव कैंपेन की तरह लेके आए, और इससे बचाव करने का इतना बड़े कदम लिए, वो तब लिए कि जब वो वायरस काफ़ी फैल चुका था, ऑलरेडी इन्फेक्शन फैली हुई थी, मौत होनी शुरू हो रही थी, उनके अस्पताल, उनके आईसीयूज भरने शुरू हो गए थे, और फिर मजबूरी में लॉकडाउन जैसा एक फैसला लिया गया। तो इकोनॉमी वहाँ भी हर्ट हुई। अब हमने भी तो प्राइस पे किया है। लॉकडाउन करने का मतलब है कि एक तो इंडिविजुअल सेक्रीफाइस है जिसकी अभी तक हम चर्चा करते आ रहे हैं, लेकिन दूसरा है कि हमारी जो है आर्थिक व्यवस्था है उसके ऊपर एक हम प्राइस पे कर रहे हैं। ये सब कुछ जो हो रहा है एक प्राइस के साथ हो रहा है, लेकिन वहाँ ये फ़र्क रहा कि वहाँ वो प्राइस भी पे हुआ और जाने भी गई, चाहे हम एक पर मिलियन के आंकड़े से ले, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी बड़ी है फिर भी नंबर छोटा है, वहाँ पॉपुलेशन भी छोटी है फिर भी नंबर बड़ा है हमसे। तो कुछ उन्होंने जो फैसले लिए हमने उनसे भिन्न रहे। हमने पहले से ही उस वक्त ये फैसले लिए कि जान बच जाए, और हम इकोनॉमिक कॉस्ट जहाँ तक हम देने का एक रैशनल तरीके से उसको देना सोचा है, वो एक टाइमली तरीके से किया गया है। तो इस स्टेज पे हम ये कह सकते हैं कि जान बची और आगे के लिए तैयार हैं। वहाँ जो खराबी हुई, ज़्यादा इसकी चर्चा हमें नहीं करनी चाहिए। उन देशों ने अपनी तरह से बहुत अच्छे फैसले लिए हैं, लेकिन अगर हम एक
कंपैरिजन एपिडेमियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में करते हैं या साइंस के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, तो हमारे उनसे भिन्न ये है कि हमने ये फैसला जल्दी लिया, उससे जान बच गई, हमें वक्त मिल गया अपनी तैयारी करने के लिए, जनता को तैयार करने का वक्त मिल गया, और उस दशा पे नहीं पहुंचे कि जो ये कदम तब लिए जाएं जहाँ पे कि ये महामारी बहुत हद तक फैली। तो ये फर्क है, लेकिन फैसला जो होता है वो कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है, और ये अपनी अपनी जगह पे सब देशों ने कोशिश पूरी वही करी कि उनके वहाँ भी समस्या नहीं हो। हमने जो फैसला किया अभी तक सारे देश में, वो अभी तक ठीक दिखाई दे रहे हैं, और उसके ऊपर सब लोगों ने उसके ऊपर अपनी छाप दी, सब सरकारों ने, प्रदेश की सरकारों ने, और उसके रिजल्ट्स भी हमारे सामने आया। ये कॉन्सेंसस है, ये बहुत बड़ी बात है कि एकजुट होके इस हमारे देश ने इसको लिया है, और एकजुट होके एक तरह के कदम बनाने में पूरी सहयोग भी दिया है, उसको बढ़ावा भी दिया है। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा मुद्दा जो मीडिया में भी हाईलाइट हुआ है टेस्टिंग का, क्या हमारे पास टेस्टिंग का जो नंबर है जिस तरह से होना चाहिए, स्टेट्स उस तरह से नंबर को मीट कर रही हैं? कितने लोगों की टेस्टिंग हो रही है? क्या हमारे पास उस तरह की फैसिलिटीज हैं? उसके साथ साथ जुड़ा हुआ वेंटिलेटर्स का इशू है, क्या उसको भी हमने एड्रेस कर लिया है अभी तक? टेस्टिंग के बारे में जो हमारी स्ट्रेटजी रही है वो एक ग्रेडेड रिस्पांस रही है। आप ये लेके चलिए कि आज से 3.5 महीने तक तो इस वायरस को कोई जानता ही नहीं था, तो इसका टेस्ट तो होना संभव ही नहीं था। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है 3-4 महीने में ही सब तैयारियां हो रही हैं। जब हमने ये लड़ाई शुरू करी तो हमारा ये टेस्ट एक लैब में होता था सिर्फ, आज ये 350 लैब में होता है। सारे प्रदेशों में सब जगह पे काफी हद तक ये फैल गया है, और अब हम सारे मेडिकल कॉलेजेस में भी, सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में और प्राइवेट में भी इसको बड़े तरीके से और बढ़ा रहे हैं, तो नंबर बढ़ रहा है। तो इसका फुटप्रिंट जो है, एक नई डायग्नोसिस शुरू हुई है, बढ़ते 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 इस डायमेंशन तक पहुंचा है कि इसकी एक्सेस बढ़े, और प्राइवेट सेक्टर की भी भागीदारी है इसमें। हमारी साइंस ऑर्गेनाइजेशंस की, लेबोरेटरीज की, रिसर्च लेबोरेटरीज की भी भागीदारी है, और आईसीएमआर की तो बिल्कुल ही उन्होंने लीड किया है, बहुत फ्रंट से लीड किया है। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी ग्रेडेड रही, जैसी जरूरत थी, जिस सिचुएशन में महामारी ब्रेक थी, उसको उस तरह से संभालने की कोशिश करी गई। जब लिमिटेड था तो एक अलग अप्रोच थी, जैसे बढ़ता गया तो हमने उसकी इंडिकेशंस बढ़ाई कि भी टेस्टिंग अब इस तरह से औरों की भी करिए, फिर लैब्स भी बढ़ाई, और अपने देश के जो हमारे इंडिजिनस किट्स हैं वो भी मार्केट में है, और बहुत सारे और बनते जा रहे हैं। तो देश एक ग्रेडेड तरीके से, स्ट्रक्चर तरीके से, स्टेप बाय स्टेप इसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, और हमने जो स्ट्रेटजी ली है उसमें टेस्टिंग का महत्व जरूर है, लेकिन testing has to be seen in the overarching framework of our total response, how we are dealing with, how we are causing, how we are ensuring containment of the disease in hotspots, how we are containing it non-hotspots areas। और ये भी आपको जान के प्रसन्नता होगी कि हम भी ऐसे 300 से ज़्यादा ज़िले हैं जहाँ पे कि कोई केस नहीं है। तो ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स होती है, आगे ज़रूरत होगी, बहुत बढ़ाई जा सकती है और बढ़ाई जाएगी अगर ज़रूरत होगी। तो इसके बारे में एक रैशनल तरीके से अगर हम सोचें तो हम अपने रिसोर्सेज जितने हैं, सारे किट्स ये बाहर से आ रहे थे अभी तक, ये भी लेके चलिए, मार्केट मिलते नहीं है, सारी इंटरनेशनल मार्केट में इनके ऊपर सबको जरूरत पड़ी हुई थी। दूसरा जो आपने मुद्दा रेज किया है वेंटिलेटर्स का है, ये सही बात है कि अभी तक जो हमारा क्रिटिकल केयर का फुटप्रिंट था वो लिमिटेड था, लेकिन ये भी याद रहे कि जब महामारी बढ़ती है ये, और विदेशों में जहाँ भी बढ़ी है, तो जितना मर्जी भी तैयारी हो वो भी ओवरशूट हो रही है। आपने देखा कि सारे इंटेंसिव केयर यूनिट्स भर जाते हैं अगर हम इसको नंबर को कंट्रोल नहीं करते। लेकिन ये बात सही है कि हमें अपनी क्रिटिकल केयर को सशक्त करना है। हमें आज उतने वेंटिलेटर्स या उतने आईसीयू बेड्स जितने होने चाहिए, अगर हमारी बहुत सिचुएशन खराब होती है, उतने नहीं हैं, लेकिन उस तैयारी में हम पूरे जुड़े हुए हैं। और वेंटिलेटर्स के बारे में ये भी कहा जा सकता है कि वो इंपोर्ट भी किए जा रहे हैं, इंडिजिनस कंपनीज को भी हज़ारों में ऑर्डर्स दिए जा चुके हैं। इसके अलावा हमारी जो रिसर्च एजेंसीज हैं, हमारे IITs हैं, DRDO हैं, वो अपने तरीके से इंडिजिनस वेंटिलेटर्स भी बना रहे हैं। टाटा और महिंद्रा भी वेंटिलेटर बनाने में जुड़ गए हैं। तो जो इसकी रिस्पॉन्स होनी चाहिए वो है और बढ़ती जाएगी,
और ये भी कमी जो है वो धीरे धीरे पूरी होती जाएगी। इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि हेल्थ की जो रिस्पांस है वो हम प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को दोनों जुड़ के लेते हैं। ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण बात है कि हम वन हेल्थ सिस्टम लेके चले हैं, कोई फर्क नहीं है। गवर्नमेंट और प्राइवेट के अस्पताल मिलजुल के कोविड हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, कहीं पे प्राइवेट में बन रहा है, कहीं प्राइवेट की भागीदारी से गवर्नमेंट को सपोर्ट से बन रहा है, गवर्नमेंट की सपोर्ट से प्राइवेट में बन रहा है। तो ये जो एक माहौल क्रिएट हुआ है अपनी कैपेसिटी बढ़ाने का, और उसके जो इंपॉर्टेंट पीसेस हैं, क्रिटिकल केयर की बात है, पीपीई की बात है, N95 मास्क की बात है, वो भी पूरी हम सब मिलके पूरा कर रहे हैं। जहाँ इंपोर्ट की ज़रूरत है वहाँ इंपोर्ट करेंगे, और जहाँ इंडिजिनस कैपेसिटी है उसको रैंप अप इतनी स्पीड से कर रहे हैं कि हमें 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 तसल्ली रहनी चाहिए, डरने का कोई वजह नहीं है। डॉक्टर और साहब ये एक स्टेज कि आज हमारी कैपेसिटी जितनी ज़रूरत है उसके ऊपर हम सेफ हैं। अभी कोई ऐसा नहीं है कि अभी किसी क्रिटिकल केयर की वजह से कोई कमी रह गई है किसी भी। ये तो बहुत हमारे देश के लिए बहुत सेटिस्फेक्शन की बात है। डॉक्टर साहब एक स्टेज बीच में आई जब हमें लगा कि हमने कोरोना वायरस पे कंट्रोल कर लिया, नंबर नीचे आना शुरू हो गया जहाँ स्टैटिक था। उसके बाद एक तबलीगी जमात का एक बीच में इशू आ गया जिसकी वजह से सारे देश में कुछ लोग यहाँ से मरकज से होके गए और उन्होंने इसको कंट्रीब्यूट किया, इसको ले जाने में वहाँ पे। इनका कितना रोल रखते हैं? हालांकि बहुत कंट्रोवर्शियल इशू हो चुका है ये। क्या जो कहा जा रहा है कि इनका 30% या काफी जो नंबर तो हम दे नहीं सकते हैं कि किस तरह से इनका रोल रहा स्प्रेड करने में, इनके कंटैक्ट्स का, और खुद जो लोग वापस गए? ये जो एपिसोड हुआ है, ये जो पर्टर्बेशन हुई है हमारी आउटब्रेक को कंट्रोल करने में, ये हमें दर्शाता है कि अगर हम डिजीज कंट्रोल के, एपिडेमिक कंट्रोल के प्रिंसिपल्स को वायलेट करते हैं तो हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इतने लोग इकट्ठे होना, और जबकि नहीं होना चाहिए था उस टाइम पे, और उसका देखिए कहाँ तक ये बात पहुंचती है। तो मैं इसको इसी तरह से लूँगा कि हमारी तैयारी में बिल्कुल हमें ये लेके चलना चाहिए कि जो एडवाइजरी सरकार की तरफ से आती है, हमारी रिसर्च कम्युनिटी की तरफ से बताई जाती है और उसका आह्वान किया जाता है, उसका प्लीज़ पालन करिए। ये वायरस जो है ये हमें मौका नहीं बार बार, साधारण वायरस नहीं है, ये साधारण वायरस नहीं है। ये जब कह रहे हैं कि एक से दूसरे को लगता है तो ये पक्की बात है, ये होता है। हम प्रिकॉशंस लेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, लार्ज गैदरिंग्स नहीं करेंगे तो बचेंगे। तो इसका और ये आज तो लॉकडाउन की सिचुएशन है, अब कल जब लॉकडाउन धीरे धीरे डीएस्केलेट होंगे देश में, जहाँ ठीक चला हुआ है, तो वहाँ फिर अगर हम ऐसे इकट्ठ बनाएंगे, चाहे कोई भी वजह से बनाएं, चाहे शादियाँ करें या पार्टियाँ करें या कोई फंक्शन करें, रिलीजियस कांग्रीगेशन करें, तो ये हमारे तैयारी में पूरा आघात पहुंचाएगा। डॉक्टर साहब एक जो हमें हेल्थ ऑफिशियल स्टेट्स में बता रहे हैं कि जो ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं, ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन्स आ रहे हैं जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं होता, एक चीज। दूसरा ये है कि जो कुछ क्योर हो जाते हैं, नेगेटिव आ जाते हैं, उसके बाद भी पॉजिटिव आ जाते हैं। जरा थोड़ा सा अपने साधारण शब्दों में एक्सप्लेन करेंगे जरा ये क्यों हो रहा है? एक तो हमें पता नहीं लग रहा है हमारे नेक्स्ट जो बैठा हुआ है क्या वो इन्फेक्टेड पर्सन है कि नहीं है, या हमें इन्फेक्शन हो गया कि नहीं हो गया, इस चीज का पता नहीं लग रहा है। ये सिस्टमेटिक जो पेशेंट्स आ रहे हैं हमें कोई पता नहीं लग रहा उनका। इस चीज को कैसे चैलेंज करेंगे, क्योंकि अभी आगे भी हमें प्रिकॉशंस लेनी है? डॉक्टर साहब ये वायरल इन्फेक्शन है, और लगभग सारी वायरल इन्फेक्शंस में हर एक चने में जिसमें वायरस होता है वो ज़रूरी नहीं है कि उसको खांसी बुखार या कोई सांस की समस्या हो या कोई और समस्या हो। ये एक जनरल रूल भी है कि ये सिम्टोमेटिक केसेस जो हैं वो इन्फेक्शंस में होते हैं, दिखते नहीं है, इन्फेक्शन होती है। कोरोना वायरस के परिप्रेक्ष्य में ये बात बड़े क्लियरली इमर्ज हो रही है कि बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे जिनमें कि वायरस अंदर गया, वायरस ने घर बनाया और वायरस उनके सिक्रीशंस में आ रहा है, गले में है मान लीजिए, लेकिन उनको कोई सिम्टम नहीं।
वो पता कैसे चलेगा? क्योंकि अगर हम टेस्ट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, RT-PCR करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन उनको सिम्टम हुए ही नहीं, और 14 दिन बाद आप जाइए तो बीच में भी कुछ नहीं हुआ और वायरस गायब हो गया। तो बिल्कुल ही वो एसिम्प्टोमेटिक रहे, मतलब कि उनको कोई भी लक्षण नहीं पाए गए। इस पॉपुलेशन को हम एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं। तो एसिम्प्टोमेटिक व्यक्ति अपने आप सफर नहीं कर रहा, इन्फेक्शन उसके अंदर है, उसको उसने बचा लिया अपने आप को, उसकी इम्यूनिटी ने, उसकी बॉडी ने, लेकिन वो इसके दौरान दूसरे को दे रहा है। ये एक चुनौती है, और ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो हमारे पास बैठे हुए हैं, मैं बैठा हूँ, तो एसिम्प्टोमेटिक होने से मुझे कुछ नहीं है, लेकिन दूसरे को वायरस जा सकता है, ये चुनौती। लेकिन इसका कोई इलाज तो है ही नहीं, क्योंकि हर एक दुनिया में रोज रोज तो कोई जांच करने का कोई जरिया ही नहीं है। तो इसलिए वो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस की जब बात आती है, मास्क पहनने की बात आती है, सोशल डिस्टेंसिंग की करने की जो एक प्रक्रिया रहेगी, वो तो जब हमारे लॉकडाउन भी हट जाएंगे हमें उसकी आदत बनानी पड़ेगी। इसको हम कहते हैं ये न्यू नॉर्मल है, न्यू नॉर्मल, कि नॉर्मल बिहेवियर ही जब तक ये वायरस दुनिया से हट नहीं जाता, देश से हट नहीं जाता, तब तक हमें वो प्रिकॉशंस लेते रहना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं जो साथ वाला है वो उसको इन्फेक्शन है, देखने से बीमार ना लगे तब भी इन्फेक्शन है। ये सिम्टोमेटिक सिचुएशन हमें कॉम्प्लिकेट करती है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका मुकाबला नहीं होगा, हम अपने आप को बचाएंगे, और खासकर जो हमारे बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको हमें बचाना है, उनमें क्षमता कम होती है, तो उनके लिए हमें ये सोशल डिस्टेंसिंग और जो मास्क पहनने की बात है, हाथ धोने की बात है, कफ एटिकेट की बात है, वो और भी लागू होती है। उनको अलग रखने की कोशिश करिए इस पीरियड में। इसी तरह से जो हमारे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, किडनी के डिजीज़ के पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, उनमें अगर ये जाएगा तो एसिम्प्टोमेटिक ना हो कि सीवियर फॉर्म भी ले सकता है, तो उनको बचा के रखना है। देखा गया है ये कि अफेक्ट तो ये सबको करता है, 15 साल की उम्र के बड़ों को, लेकिन जो सीरियस फॉर्म लेता है वो बुजुर्गों में लेता है, और जिनमें कोई और अंदरूनी बीमारी होती है उनको लेता है। तो अगर हम उनको हटा के बचा के अलग रखें, और हमें ऐसी आपकी बातचीत से लग रहा है कि काफी प्रिकॉशन के साथ हमें रहना पड़ेगा आगे वाले दिनों में। अब इम्पॉर्टेंट एक चीज और डॉक्टर साहब आपसे समझना चाहेंगे कि इस वायरस की वैक्सीन, इस पे भारतवर्ष में भी काम होना शुरू हो गया है, और कुछ ट्रायल्स भी हम सुन रहे हैं बाहर भी हो रहे हैं, और भारतवर्ष में भी कुछ ट्रायल्स की तैयारी है। ये किस स्टेज पे है सारी रिसर्च और इसको वैक्सीन बनाने का काम? हमारी जो फाइनल लड़ाई है कोरोना वायरस से, वो साइंस हमें बचाएगा। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की लड़ाई है वो उसी वेपन करेंगे, या तो हमारे पास कारगर दवाइयां बन जाएंगी कि वो दवाई देंगे और ठीक हो जाएंगे। किसी जमाने में टीबी जो था वो कोई नहीं बचते थे, जब एंटीबायोटिक्स आए उन्होंने कितनी जानें बचाई, और देश इसमें एक सेंटर ऑफ एक्टिविटी है दुनिया के लिए। उसकी दो वजह है। सबसे पहले है कि हमारी जो वैक्सीन बनाने की इंडस्ट्री है वो दुनिया को बाकी वैक्सीन सप्लाई करती है बड़े कारगर तरीके से। 80% के लगभग जो दुनिया में वैक्सीन जाते हैं विकसित देशों में या विकसित देशों में, वो हमारे देश के वैक्सीन होते हैं। तो सभी की क्लियर उम्मीद है कि वैक्सीन कहीं भी बने, कहीं भी उसका इजाद हो, बनेगा करोड़ों की मात्रा में, जब बनेगा तो हमारे देश की कंपनियां बनाएंगी। हमारे देश में 4, 5, 6 कंपनीज स्ट्रांग हैं, काम कर रहे हैं, उनकी है वो बनाएंगे। लगभग वही 4-5 कंपनीज ऑलरेडी वैक्सीन को बनाने में इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ मिलके उसमें ऑलरेडी जुड़ गई हैं। ये मैं आपको खुशी से बता सकता हूँ। आप तो बहुत अच्छी खबर कर रहे हैं। वाला जो ट्रायल है चल रहा है, ऑक्सफोर्ड का जो वैक्सीन है, वो हमारी ये कंपनी से जुड़ा हुआ है, और किसी स्टेज पे ऐसे ट्रायल्स इंडिया में भी होंगे। तो पहला है कि भारत उसका एक पूर्ण रूप से हिस्सा बना हुआ है। दूसरा है कि हमारी जो रिसर्च एजेंसीज हैं, हमारी जो रिसर्च लेबोरेटरीज हैं, कम से कम उनमें से 5 या 6 में ऐसे वैक्सीन के मॉलिक्यूल कैंडिडेट्स हैं जिनको कि हम वैक्सीन की तरह डेवलप करेंगे, कर सकते हैं, और उसका रास्ता सशक्त कर रहे हैं। वैक्सीन बनेंगे देश से ही लेबोरेटरी से निकलते हुए। दूसरा, अगर कहीं और भी बन रहा है तो वो भागीदारी के साथ देश के साथ जुड़ा है, देश की कंपनीज के साथ जुड़ के देश में उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। और BCG को एज अ वैक्सीन प्रोटेक्ट करने के लिए, कोविड डिजीज के लिए,
शायद कभी भी उसका ट्रायल जो है हिंदुस्तान में भी शुरू होगा, बाहर के देश में भी शुरू हो रहा है, और हमारे एक पर्टिकुलर कंपनी है जो इसको आगे बढ़ा रही है। तो इसको इस डायमेंशन को बिल्कुल हाईएस्ट प्रायोरिटी देती है सरकार, और इसमें भारत के साइंसदानों की और इंडस्ट्री की पूरी पूरी भागीदारी रहेगी। जी जी डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी खबर दी आपने, ये एक बड़ी उम्मीद है हमारे देश के लिए। अब आखिरी मैं प्रश्न आपसे ये करना चाहूँगा, ये लॉकडाउन पहले एक फेज थी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दूसरी फेज इसकी अनाउंस करी, 40 डेज का बताया गया, कुछ कंट्रीज में इससे ज़्यादा भी है, 46 डेज का भी हुआ, 52 का भी हुआ कुछ देशों में। हमारे देश में 40 डेज का कोई साइंटिफिक कुछ बेसिस था, या इसको आगे भी कुछ जगहों पे बढ़ाया जा सकता है, जो हॉट जोन्स हैं जहाँ पे रेड जोन्स अभी डिक्लेयर कर दिए हैं, या ग्रीन जोन को अनलॉक किया जा सकता है, इसके आगे क्या प्लान्स है, कुछ बताने की कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब? हम आपस में फिजिकल दूरी बढ़ाते हैं तो वायरस के लिए मुश्किल हो जाएगा दूसरे के पास पहुंचना। तो लॉकडाउन से हमने सोशल डिस्टेंसिंग को एक परफेक्ट रूप देने की कोशिश करी है कि हम एज फैमिलीज जहां हैं वहां हैं, तो दूरी बढ़ी, वायरस की ट्रांसमिशन चेन को चोट पड़ी, और उसका नतीजा जैसे मैंने शुरू में बताया कि किस तरह से वो कंट्रोल में आ गया है, उसका कर्व जो है वो फ्लैट हो गया है। तो ये एक साइंटिफिक वजह से ही इसको इस तरह से लिया गया है। जी अब हमने ये देखना है कि एक बैलेंस लाना होगा कि हम जब ये कर रहे हैं तो हमारे पास लाइवलीहुड्स है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, देख रेख की बात है, सारा सिस्टम जो है वो रुका हुआ है, उसको अब बैलेंस करके फैसले किए जाएंगे कि आगे हमें किस तरह से इस लॉकडाउन को डी एस्केलेट करना है। उसके जैसे प्रिंसिपल्स आपने बताए कि ग्रीन जोन है, येलो जोन है, रेड जोन है, ये सोच पूरी सरकार में चली हुई है, और उसको एक रैशनल तरीके से, साइंटिफिक तरीके से उसके बेस के ऊपर फैसले होंगे। और जैसे आपको मालूम है कि कुछ रिलैक्सेशन ऑलरेडी शुरू हो गई हैं, तो हमें बैलेंस करना है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, जान भी और जहान भी। जान बचाएंगे लेकिन जहान भी हमने रखना है। हमारे देश के लिए, आज के लिए, कल के लिए बहुत ज़रूरी है कि ठीक बैलेंस हो। और हम ये लेके चलिए कि इस पीरियड में जो हमें लॉकडाउन का वक्त मिला है उसमें इतनी तैयारी की जा चुकी है हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए। 2.3 लाख हमने बेड्स क्रिएट किए हैं, उसमें ऑक्सीजन वाले और आईसीयू, बहुत अच्छा नंबर है ये। 2.3 लाख आज तैयार हैं, और लगभग 2 लाख बेड जो हैं वो आइसोलेशन बेड्स को क्रिएट कर दिया गया है। तो उनको मेरी रिक्वेस्ट होगी कि मिलके सरकारें और जनता ये इंश्योर करे कि उसमें जो चीज़ें होनी चाहिए, जो इन्वेंट्री होनी चाहिए वो हो, ताकि अगर एक जगह पे कोविड ज़्यादा फैल जाता है, और ये अनप्रडिक्टेबल है कहाँ पे कहाँ फैल जाना है, ये कोई इसका कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है, और शहरों में अभी ज़्यादा बीमारी है तो शहरों को और भी सजग रहना पड़ेगा। तो वहाँ ऐसी तकलीफ हो तो हमारी तैयारी ऐसी हो, ओवर प्रिपेयर्ड हो rather than under prepared, that will give us dividends. The virus has been suppressed, but virus is still there, and we have a huge challenge ahead, and we have a prolonged challenge ahead, but we will meet the challenge. As Indians and India, we will meet the challenge. जी डॉक्टर साहब, आप जैसे लोग जो काम कर रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पे काम कर रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है इस पे कंट्रोल जरूर होगा, और जिस तरह से दूसरे देशों में हुआ ऐसी हालात हमारे पास नहीं होगी। एक सवाल और मुझे अभी याद आ गया कि आप हिमाचल प्रदेश से एसोसिएटेड हैं। हिमाचल प्रदेश में एक हेल्थ कमीशन भी बना था जिसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बाकी चीज़ों को देखने के लिए एक स्टडी हुई थी, उसकी रिपोर्ट भी हमारे पास है। क्या हिमाचल प्रदेश में इस तरह से इस कोरोना वायरस को डील किया गया, उससे क्या रिपोर्ट्स हैं आपकी, या बाकी स्टेट्स के मुकाबले में? क्योंकि यहाँ नंबर नहीं बढ़ा, जो तबलीगी जमात के कुछ लोग आए उससे थोड़ा नंबर बढ़ गया था, लेकिन अब स्थिति कंट्रोल में है। आपको क्या लगता है कि हिमाचल प्रदेश को आगे क्या किया जाना है? थोड़े कुछ शब्दों में बताएंगे। हिमाचल प्रदेश ने कोरोना वायरस की लड़ाई में बहुत अच्छा काम किया है। हमने अपने नंबर्स को कंटेन किया है, और हमारे ऐसे ज़िले भी हैं जहाँ पे कि बिल्कुल हम उनको ग्रीन मानते हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, वहाँ पे बिल्कुल अंडर कंट्रोल है। हमारी तैयारी भी बहुत अच्छी है।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम एक सुदृढ़ प्रदेश की तरह से इस मौके पे उभर के आए हैं। बाकी आगे जैसे चुनौतियां आती हैं आएंगी, उसको फेस करेंगे, और ये सब जनता के सहयोग से और हेल्थ सिस्टम के सहयोग से, सरकार के सहयोग से इस लड़ाई को हमने अपने प्रदेश में पूरी तरह से लड़ना है और कोविड को हराना है, पूरी तरह से हराना है। और इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि हिमाचल सरकार इसमें पूरी तरह से सशक्त है और अपनी पूरी सूझ के साथ इस लड़ाई में हम सबको आगे लीड कर। डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री ने ये कहा कि 2 गज दूरी बहुत जरूरी, आपका क्या मैसेज है हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए? मेरा मैसेज सबके लिए ये है कि एक तो सजग रहिए। लॉकडाउन में जो हम देख रहे हैं स्टेबलाइज होना है, हुआ है, वो एक फेज़ है, लेकिन जब हम नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़ेंगे, और हमें बढ़ना ही होगा किसी दिन, तो अपनी पर्सनल प्रिकॉशंस को, अपनी फैमिली की प्रिकॉशंस को लेके पूरी तरह से अपनी ड्यूटी को निभाइए। ये आपके लिए भी है और आपके परिवार और सोसाइटी समाज के लिए भी है। तो उसमें मैसेज यही है सबसे पहले कि अपने बुजुर्गों को प्लीज़ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस दीजिए, जो ज़्यादा बीमार हैं उनको प्रोटेक्ट करिए। और प्रोटेक्शन क्या है कि हम थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे। दूसरा है वो 2 गज़ की जो बात कही, उसकी बात को हम रिस्पेक्ट करेंगे, ताकि मुश्किल करें, वायरस को ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा, मुश्किल होती है। मास्क पहनेंगे, हम हाथ को बार बार धोएंगे, हाथ को सफाई रखेंगे, और खांसी होती है तो कोहनी आगे करके खांसी के एटिकेट्स को फॉलो करेंगे। इसके अलावा जब आगे जाते हैं तो हमें याद रखना होगा कि अगर खांसी जुकाम बुखार आता है तो प्लीज़ घबराइए नहीं, छुपाइए नहीं, टाइम पे जाके अपने हेल्थ सिस्टम के पास, हेल्थ कर्मी के पास, अपने डॉक्टर साहब के पास जाके बताइए। ज़रूरत होगी आपका टेस्ट होगा। इसमें स्टिग्मा नहीं होना चाहिए। अगर है कोरोना वायरस तो ये भी याद रहे कि ये जनरली माइल्ड डिजीज़ है, माइल्ड मामूली बीमारी है। ओवरऑल 100 पेशेंट को देखें तो मामूली है, कुछ ही थोड़ों में ही ये ज़्यादा खराब होती है, और वो भी जो बुजुर्ग हैं या बीमार हैं ज़्यादा। तो डरने की बात नहीं, फैल रहा है, नंबर ज़्यादा है, लेकिन जब एक इंडिविजुअल पे ये बात आती है तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये माइल्ड बीमारी होगी। लेकिन जल्दी पकड़ेंगे तो रिस्क कम होगा, देर से पकड़ेंगे तो ज़्यादा देर हो सकती है। तो इसको डिस्टिग्मेटाइज करना है। जो उसमें कोविड पॉजिटिव आता है वो भी समाज का हिस्सा है, उसने उसको सहा है, उसकी मदद करनी है, और ट्रीटमेंट होने के बाद में उसको अपनाना है। हमने उसको कहीं कोने में नहीं छोड़ना है। ये स्टिग्मा जो है ये इमोरल है, अनएथिकल है। इसको हमारी सोसाइटी ने हमें छुपाना नहीं है, आगे नहीं बढ़ाना है। ऐसे केस होंगे ही होंगे, छुपाना भी नहीं है, मदद करनी है। जो परिवार सेल्फ क्वारंटाइन में बैठ गया कि हम 14 दिन बाहर नहीं निकलेंगे, उनकी इज्जत करो, उनको मदद करो, उनको सेलिब्रेट करो, और जब उनके 14 दिन पूरे हो जाएं तो पूरी तरह से अपनाइए। ये स्टिग्मा जो है ये बहुत कॉम्प्लिकेशंस पैदा करेगा समाज में, ये नहीं होने देना है। और यही मेरा मैसेज होगा कि नो स्टिग्मा। हम जिनमें कोविड की बीमारी है उसका इलाज करेंगे। आमतौर पे बीमारी फेटल नहीं होती, और बचेंगे, बहुत सारे बचेंगे, और अच्छे टाइम पे करेंगे तो बहुत बचेंगे। स्टिग्मा नहीं होना चाहिए, समाज को अपनाना चाहिए। और गांव में मुझे जैसे खबरें मिलती हैं बिल्कुल क्लियर है कि ये फिलॉसफी सोशल बाइकआउट जो लोग करना शुरू करते हैं कि उनको आइसोलेट करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको अपनाते हैं, और इसी भावना से हमने इस लड़ाई को आगे लेना है और देश कोविड-19 को हराएगा। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हमें पूरी उम्मीद है आप जैसे लोग जो हैं, या पूरी टीम जो लगी हुई है इस समय इस बीमारी से जनता को बचाने के लिए, हम इस पे पूरी तरह से इसको डिफीट करेंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। हमें मालूम है आप बहुत बिजी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद।